यस बच्चे। तो आज जो टॉपिक कर रहे हैं हम लोग पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट का टॉपिक कर रहे हैं। ग्रेचुटी इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। तो देखो यहाँ पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट कौन सा लिखा हुआ, 1972, ईयर 1972 का है। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट कौन से ईयर का है, 1972 का है। इन्हें हम सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन कहते हैं, या फिर हम इन्हें सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन कहते हैं। द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी टू एम्प्लॉइज। अच्छा, ग्रेचुटी किसको दी जाती है, एम्प्लॉइज को दी जाती है। नॉर्मली हम लोग इसे मानते हैं कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट है। कौन सा बेनिफिट मानते हैं, रिटायरमेंट रिटायरमेंट। बेनिफिट है, जो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है किसको, एम्प्लॉइज। ग्रेचुटी पे कौन करता है, पेड बाय एम्प्लॉयर। और किसको पे की जाती है, एम्प्लॉइज को। तो ग्रेचुटी एक लंप सम रिटायरमेंट बेनिफिट है। ये पैसा एक साथ मिलता है, कब मिलता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ग्रेचुटी इज ए लंप सम रिटायरमेंट बेनिफिट। एम्प्लॉयर शुरुआत में ग्रेचुटी अपनी खुशी से पे करता था कि भाई एम्प्लॉय ने मेरे यहाँ 10 साल 20 साल 30 साल काम किया है, तो जब वो छोड़कर जा रहा है तो मैं उसकी ग्रेचुटी दूं, मैं उसको कुछ ना कुछ लमसम बेनिफिट दूं, ठीक है ना। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, कुछ एम्प्लॉयर्स पे करते थे, कुछ एम्प्लॉयर्स पे नहीं करते थे। ये रीजन बना डिस्प्यूट का। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को इसके ऊपर लॉ लाना पड़ा, इसके ऊपर लॉ बनाना पड़ा। जो एम्प्लॉयज ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हैं उनको ग्रेचुटी पे करना कंपलसरी है। मतलब एम्प्लॉयर के लिए कंपलसरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को क्या पे करेगा, ग्रेचुटी पे करे। देखो ये यहाँ पर ये एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कौन से एम्प्लॉयज के ऊपर एप्लीकेबल हो, ठीक है ना। एप्लीकेबल कौन से स्टैब्लिशमेंट्स पे एप्लीकेबल होगा ये लॉ, सबसे पहले तो यही देखा जाता कि ये एक्ट एप्लीकेबल किसके ऊपर है। तो अगर एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट की बात करें तो वो यहाँ लिखा हुआ कि किस किस पे अप्लाई होगा। बिल्कुल, सेक्शन 1 सब सेक्शन 3। तो पहली बात तो ये अप्लाई होगा फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी पे अप्लाई होगा। इन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा शॉप पे, शॉप्स पे भी एप्लीकेबल है ग्रेचुटी है, शॉप्स पे एप्लीकेबल है, स्टैब्लिशमेंट्स पे एप्लीकेबल है। within the meaning of any law for the timing in force in relation to shops and establishments in a state। अच्छा, किसके अकॉर्डिंग, स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग। जो शॉप्स एंड स्टैब्लिशमेंट है उन पर भी एप्लीकेबल है। बट कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन ये है कि उन शॉप्स एंड स्टैब्लिशमेंट में कम से कम कितने लोग काम कर रहे हैं, 10 or more persons are employed or were employed on any day of the preceding 12 months। On any day of the preceding 12 months मतलब क्या हुआ, किसी एक दिन भी 10 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं अगर किसी किसी शॉप या स्टैब्लिशमेंट में, तो उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाए। सर एक दो दिन ही काम किया, भाई ऑन रिकॉर्ड अगर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर इन एनी डे, ऑन एनी डे लिखा हुआ है ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने में चेक करेंगे, अगर किसी एक दिन भी 10 या उससे ज्यादा लोग किसी शॉप या स्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, तो क्या माना जाएगा बच्चों, उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अदर स्टैब्लिशमेंट्स। हाँ जी, अदर स्टैब्लिशमेंट्स की बात हो रही है, मीन्स जो ऊपर कवर नहीं है, यह क्लास ऑफ स्टैब्लिशमेंट जिसमें 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं या कर रहे थे, आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स एज द सीजी में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। सीजी नोटिफिकेशन निकाल के कहती है भाई इन स्टैब्लिशमेंट्स पर भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, तो उन पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। डन। तो किस किस पर एप्लीकेबल है, तो फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी। सेकंड में क्या था, शॉप एंड स्टैब्लिशमेंट जहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। फिर अदर स्टैब्लिशमेंट और क्लास ऑफ स्टैब्लिशमेंट हो गया थर्ड पॉइंट में, जहां 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, ठीक है, और जिसे सीजी ने नोटिफाई किया है, तो उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाए। डन। नेक्स्ट थिंग, सीजी ने इन्हें नोटिफाई किया हुआ है कि भाई ऊपर जो थे उनके अलावा किस किस पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, ये सीजी ने नोटिफाई किया है। किस किस को नोटिफाई किया हुआ है बच्चों,
मोटर क्लब्स, ट्रांसपोर्ट चैम्बर्स। अंडरटेकिंग इन पर अप्लाई होगा, क्लब्स पे अप्लाई होगा, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे अप्लाई होगा, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट स्टैब्लिशमेंट्स पे अप्लाई होगा, सॉलिसिटर्स ऑफिसेज पे अप्लाई होगा, लोकल बॉडीज पे अप्लाई होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई होगा, सोसाइटीज पे अप्लाई होगा, ट्रस्ट एंड सर्कस इंडस्ट्री पे अप्लाई होगा। जहां पर 10 या उससे ज्यादा पर्सन काम कर रहे हैं, आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड on any day of the preceding 12 months as classes of establishments to which the act shall apply। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि एक बार जिस शॉप या स्टैब्लिशमेंट पे या जिस पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया, देन इट विल कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ द नंबर of persons employed therein at any time after it has become so applicable falls below 10। कि एक बार जिस स्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो हो गया, इवन इफ बाद में नंबर रिड्यूस भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, 10 से कम भी हो जाता है, तब भी ये एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। इट विल कंटिन्यू टू अप्लाई, दिस विल कंटिन्यू टू अप्लाई। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? तो अब ना एक पॉइंट और बताने वाला हूं। ये तो हमने ये देखा, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने ये देखा कि किसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ पर ना ग्रेचुटी एक्ट में दो चीजें होनी जरूरी है। अगर आपको ये देखना है ना कि ग्रेचुटी एक्ट जो है अप्लाई होगा या नहीं होगा, एप्लीकेबल है या नहीं है, तो उसके लिए क्या चेक करेंगे? दो कंडीशंस चेक करेंगे। पहला, सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 में जो स्पेसिफाइड स्टैब्लिशमेंट है उसका एम्प्लॉय होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? सेक्शन 1(3) में, सब सेक्शन 3 में जो स्पेसिफाइड स्टैब्लिशमेंट है उसका एम्प्लॉय होना चाहिए, तब किसी एम्प्लॉय पर तभी एप्लीकेबल होगा। दूसरा, फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय में फॉल करना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय कंसिडर होने चाहिए। सर ये ऐसा कहीं लिखा हुआ है? आप ये देखो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये देखो, देखो यहाँ लिखा है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू एन एम्प्लॉयड पर्सन डिपेंड्स। भाई जो एम्प्लॉय है, क्या उसको इस एक्ट का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फर्स्टली, ही शुड बी एम्प्लॉयड, ही शुड बी एम्प्लॉयड इन एन एस्टैब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाइज। उसके लिए क्या करेंगे, किसको चेक करेंगे? सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 को चेक करेंगे कि वो ऐसी ऐसी जगह पे एम्प्लॉयड होना चाहिए जिस पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। दूसरा, ही शुड बी एन एम्प्लॉय एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज ई। वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फॉल करना चाहिए, एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फॉल करना चाहिए अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई। डन बच्चों? अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो उस एम्प्लॉय को इस एक्ट का बेनिफिट मिलेगा, ग्रेचुटी एक्ट का बेनिफिट मिलेगा, उस एम्प्लॉय को ग्रेचुटी एक्ट का बेनिफिट मिलेगा। दो चीजें, पहली बात, वो ऐसी स्टैब्लिशमेंट में जॉब कर रहा हूँ जो सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 में कवर्ड है, जिस पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। दूसरा, वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फॉल करना चाहिए विच इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको अभी? यस। तो आगे रीड करते हैं। हु इज इट? हमने ये तो देख लिया कि एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल हो। अब हमें ये देखना है कि एम्प्लॉय कौन। यस बच्चों, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं अगर कहूँ, पहले टीचर्स को एम्प्लॉय की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया, अर्लियर दे वर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। बट एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, एससी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ठीक है, 2004 का जजमेंट है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स हैं इन्हें भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में इंक्लूडेड माना जाए। तो इन परसुएंस टू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये केस का नाम दिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग, लेटर ऑन डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय को अमेंड किया गया। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय को चेंज कब किया गया? 2009 में। तो इसमें यही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज ई एज अमेंडेड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अमेंडमेंट एक्ट 2009, एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन अदर देन एन अप्रेंटिस। भाई अप्रेंटिस एम्प्लॉय नहीं है, ये याद रखना है। अप्रेंटिस एम्प्लॉय कंसिडर नहीं होता, ट्रेनी इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय। बस यहाँ पर क्या लिखा है? एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर wages whether the terms of such employment are expressed or implied in any kind of work, manual, otherwise। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो एम्प्लॉय है वो काम क्या कर रहा है,
चाहे वो मैनुअल काम कर रहा है, चाहे वो कोई और काम कर रहा है, इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी, शॉप और अदर स्टैब्लिशमेंट, जो जो ऊपर लिखे थे उन सबको यहाँ लिख दिया दोबारा। टू विच दिस एक्ट अप्लाइज, जॉब कर रहा है ऐसी जगह पर जिन पर यह एक्ट एप्लीकेबल है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी सच पर्सन हु होल्ड्स ए पोस्ट अंडर द सीजी और एसजी। तो इट मीन्स क्या हुआ, नॉट एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, किस पर एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, उनके एम्प्लॉइज पे एप्लीकेबल नहीं है, जो किसी दूसरे लॉ से गवर्न हो रहे हैं, और बाय एनी रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। तो हमने देखा कि ग्रेचुटी एक्ट के एप्लीकेबल होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। पहली बात तो जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयड होना चाहिए किसी ऐसे स्टैब्लिशमेंट पर जिसमें ये एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। दूसरी बात, वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फॉल करना चाहिए अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई। अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो ग्रेचुटी एक्ट का बेनिफिट उस एम्प्लॉय को मिलेगा। बाकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कंटिन्यूस सर्विस, इन सब की बात की गई है, फैमिली की बात की गई है, रिटायरमेंट की बात की गई है, ये सब तो डेफिनेशंस है। हम लोग डेफिनेशंस पे आएंगे, पहले हम देखते हैं ग्रेचुटी पेएबल कब होगा। ग्रेचुटी पेएबल कब होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले उसे देखते हैं, व्हेन इज ग्रेचुटी पेएबल। यस बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1। बच्चों एक बात याद रखना है, बहुत सिंपल सी बात, कि अगर किसी एम्प्लॉय की सर्विसेज टर्मिनेट होती है, क्या टर्मिनेट होती है, किसी एम्प्लॉय की सर्विसेज टर्मिनेट होती हैं, या टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं हम इस, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, और वो भी कितने टाइम जॉब करने के बाद, कंटिन्यूस सर्विस की है उसने, नॉट लेस देन 5 years, कम से कम 5 साल की जॉब करने के बाद, ठीक है। चाहे सुपर एनुएशन हो रहा है, सुपर एनुएशन का मतलब पता है आप लोगों को, सुपर एनुएशन एक तरह से रिटायरमेंट ही होता है, बट ये होता है ड्यू टू एज। आप एक सर्टेन एज को अटेन कर लेते हो तो आप रिटायर हो जाते हो, दैट इज नोन एज सुपर एनुएशन। फिर आता है रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, ये अदर फैक्टर्स हो गए रिटायरमेंट के। रेजिग्नेशन मतलब जब भी आपकी जॉब छूट रही है, खत्म हो रही है, और वो भी आफ्टर कंटिन्यूस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 years, 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस के बाद आपका जॉब जो है, आपकी सर्विसेज जो है, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो टर्मिनेट हो रहा है, तो उस केस में ग्रेचुटी पेएबल होगी। तो उस केस में क्या पेएबल होगी, ग्रेचुटी पेएबल होगी। डन बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट इज, एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है, डिसेबलमेंट हो जाता है ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज, तो बच्चों एम्प्लॉय की सर्विसेज कब टर्मिनेट हो सकती है, सुपर एनुएशन पे, रिटायरमेंट पे, रेजिग्नेशन पे, डेथ पे, डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज पे। कंसेप्ट क्लियर है, एम्प्लॉय की सर्विसेज, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट जो है वो टर्मिनेट हो सकता है। अच्छा, ग्रेचुटी तभी पे की जाएगी जब कंटिन्यूस सर्विस हो ऑफ नॉट लेस देन 5 years। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, देखो ये कह रहे हैं 5 साल वाली जो कंडीशन है ना, 5 years वाली जो कंडीशन है, ये किस केस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। ये 5 years वाली जो कंडीशन है ये एप्लीकेबल नहीं होगी। 5 years इज नॉट नेसेसरी, 5 years वाली जो कंडीशन है वो नेसेसरी नहीं है किस केस में, अगर टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है, ऑफ एनी एम्प्लॉय इज ड्यू टू डेथ और डिसेबलमेंट, डेथ या डिसेबलमेंट की वजह से टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो देखो दो केस अलग अलग दिए हुए हैं और दोनों में अलग अलग जजमेंट है। पहला लिखा है द पीरियड ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, कब से काउंट करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भाई जिस दिन उसकी जॉब स्टार्ट हुई है